हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू करने वाला हूं क्रैश कोर्स फॉर जेईई और नीट बच्चों के लिए, जिसमें मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यानी होता क्या है कि हमारे सामने जब कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लिया जाए आपके सामने मैंने पूछा है कि जो है एक ये कंपाउंड और दूसरा ये कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या सवाल आता है कि फिनॉल की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपके सामने क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 4 ऑप्शन लगभग मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मालूम है तो उस क्वेश्चन को आप इजीली अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो मैं आज कॉन्सेप्ट पे ही बात करूंगा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, है ना दोस्तों। तो पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं निकाल के लाया हूं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कंसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का निचोड़ है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने एक साथ रखी हैं और उनको इस्तेमाल करके किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सारा एनालिसिस जो है कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पूरे चैप्टर को एक बार अच्छी तरह रिवाइज करना है। ठीक है, तो पहला काम हमारा रहेगा रिवीजन ऑफ चैप्टर। ठीक है, आपने चैप्टर रिवीजन कर लिया। दूसरा काम हमारा रहेगा लर्न ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप देखिए चैप्टर तो जो है 20 पेज का 30 पेज का है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे के पूरे आपको 3 या 4 पेज में मिल जाएंगे। तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े जो कि केवल 3 और 4 पेज के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट और चैप्टर पढ़ने के बाद आपको टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और टेस्ट में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम क्या है कि एमसीक्यू सॉल्व करनी है। तो जब आप इन दोनों चीजों को पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एमसीक्यू होंगे किस पे बेस्ड होंगे, या तो चैप्टर पे बेस्ड होंगे या उस चैप्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आप जितने भी टेस्ट लगा सकते हैं उतने आप टेस्ट लगाएं, यानी आपने टेस्ट 1 दिया, टेस्ट 2 दिया, टेस्ट 3 दिया, तो जितने भी टेस्ट आप लगाएंगे आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप उतनी कम गलतियां करेंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं सारे चैप्टर जो है ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूं। रिवाइज करने के बाद हमारा काम आता है कॉन्सेप्ट का। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो लास्ट में मैंने आपके लिए जो है एक एमसीक्यू की सीट तैयार की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आपके पास जो शीट है उनके एमसीक्यू आप जो है सॉल्व कीजिए, और मैंने कुछ एमसीक्यू आपके लिए बनाए हैं वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसके भी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आप उस चैप्टर में परफेक्ट हो जाओगे। तो जो भी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर चैप्टर से उस फाइनल एग्जाम में जेईई और नीट में आएगा तो आपके लिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कंसेप्ट। चलिए, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कंसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास रहेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक बार हमने पढ़ लिया तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। ऑलरेडी रिवाइज हो चुका होगा जैसे आपका, उसके बाद कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, देन जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तभी जाके काम बनेगा। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट
कंसेप्ट नंबर 1 है। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है, मैं आपको बताने वाला हूं। इसका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कैसे होता है। ठीक, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एनिलीन बनाता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, नाइट्रोबेंजीन जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। मान लीजिए अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर रहा हूं एसिडिक मीडियम में तो प्रोडक्ट अलग होगा। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर रहा हूं बेसिक मीडियम में तो प्रोडक्ट अलग होगा। और अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर रहा हूं न्यूट्रल मीडियम में तो प्रोडक्ट अलग होगा। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर मैं एसिड मीडियम में करता हूं तो मुझे लेना पड़ेगा HCl और एक मेटल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हमेशा बनाता है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन हो गया। अगर बेसिक मीडियम में करते हैं तो हमारे पास होना चाहिए एक बेस, ठीक है, इस तरह से प्लस जिंक। तो ये बेसिक मीडियम है। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब बेसिक मीडियम होता है तो हमेशा जो है N डबल बॉन्ड N और ये इसका नाम है हाइड्रोजो बेंजीन। तो बेसिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूट्रल मीडियम में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में हम लेंगे एक सॉल्ट या H2O। ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम में इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, तो इसी तरह पूछेगा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन दिया होगा और कंडीशन दी होगी कि एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है या बेसिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है या फिर न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये तीनों हो गए। अब एक और रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन बनेंगे तो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एनिलीन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रिडक्शन पूछे जाते हैं कि किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे बोर्ड थोड़ा सा और मिल जाए। अब है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, देखिए दोस्तों, हाँ इसमें है रिएक्शन ऑफ अमीन, है ना, विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हमारे पास है HNO2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अगर कोई एलिफेटिक अमीन होगा तो वो हमेशा HNO2 के साथ एक अल्कोहल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखें। लेकिन अगर कोई एरोमेटिक अमीन होगा तो वो HNO2 के साथ हमेशा क्या बनेगा, एक डाईएजोनियम सॉल्ट बनाएगा, यानी इसको मैं समझता हूं N2Cl। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे जो है ROH बन रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट आता है एक टेम्परेचर। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही डायजोनियम सॉल्ट बनता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो डायजोनियम सॉल्ट डिग्रेड होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। इतना आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो प्राइमरी अमीन है वो HNO2 के साथ जो है क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमीन की तो वो HNO2 के साथ, देखिए दोस्तों HONO, है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अमीन HNO2 के साथ इस तरह का एक कंपाउंड बनाते हैं। ये हो गया ये R। तो इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल नाइट्रोसोमियम, डाई एल्काइल नाइट्रोसो कंपाउंड, है ना। और इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, तो
ये जो सेकेंडरी अमीन है ये स्पेसिफिक है इसके लिए, इस कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। सेकेंडरी अमीन ही जो है ये रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अमीन और टर्सरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते। तो ये कई बार पूछा भी जाता है कि आपको 4-5 अमीन दिए होते हैं, कौन सा नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा, सेकेंडरी अमीन। आप देखो टर्सरी अमीन की हम बात करें तो टर्सरी अमीन जो है HNO2 के साथ, टर्सरी अमीन में ये हो गया, तो इस तरह से ये हो गया और ये N और N के साथ आ गया आपका ये OH क्या होगा, माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका एक सॉल्ट, इस तरह का कोई सॉल्ट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसने H ये इस तरह का और NO2 माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो टर्सरी अमीन जो है इस तरह का एक सॉल्ट बनाते हैं, सेकेंडरी अमीन जो है नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं और प्राइमरी अमीन क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये हो गया। इस तरह का कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो सेकंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अलग अलग अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 3, नोट कर लीजिए, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि कपलिंग रिएक्शन में क्या बनते हैं, डाइज बनती है और डाई का जो होता है एक स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है 2 टाइप की कपलिंग है। एक मैं बात करता हूं फिनॉल कपलिंग, जिसमें कि फिनॉल या फिनोलिक कंपाउंड जो है किसी डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करेगा इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, यहां पे जो है ये फिनॉल है, इसकी पैरा पोजीशन से H निकल जाएगा और ये पूरा के पूरा कंपाउंड एज सच जुड़ जाएगा। तो आप देखिए कैसे जुड़ेंगे, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पे जुड़ा है फिनॉल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कलर होता है फिनॉल के साथ, ये जो कलर देता है, ये कलर देता है ऑरेंज कलर। तो आपको ये याद रखना है कि कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल के साथ या फिनोलिक कंपाउंड के साथ होगी तो एक कलर आएगा, ऑरेंज कलर की ये डाई बनेगी, इतना याद रखना है। और जो कपलिंग होती है हमेशा पैरा पोजीशन पे होती है, ध्यान रखना, जो भी आप फिनॉल होगे उसकी पैरा पोजीशन से ये निकल जाएगा और पूरा के पूरा कंपाउंड ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक, दूसरी कपलिंग है अमीन कपलिंग, अमीन कपलिंग। ठीक है, तो अमीन कपलिंग में एक अमीन, अब जैसे मैं यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस देखो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया और यहाँ पे मैंने एक NN डाइमिथाइल एनिलीन इसको लिया, सब कुछ सेम रहेगा और ये पूरा के पूरा कंपाउंड एज सच जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे जुड़ा, N डबल बॉन्ड N और ये इधर से और ये N और ये CH3। अभी भी जो है इसका जो है पैरा पोजीशन पे डाइजोनियम सॉल्ट अटैक करेगा, तो इसका नाम है NN डाइमिथाइल एजोबेंजीन। ये पूरा के पूरा पोर्शन जो है एजोबेंजीन का है, एजोबेंजीन, और इसके साथ क्या जुड़ा है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन एजोबेंजीन। एनिलीन होगा NN डाइमिथाइल अमीनो एजोबेंजीन, है ना दोस्तों, अमीनो एजोबेंजीन। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसका कलर, तो दोस्तों इसका कलर होता है येलो, तो अमीन के साथ येलो कलर देता है और फिनॉल के साथ ऑरेंज कलर देता है, कई बार कलर भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कपलिंग क्या होती है और कपलिंग में किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और उनका कलर क्या होता है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, और कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। तो ये आपको जो है कन्वर्जन में हेल्प करेगा। रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम
सॉल्ट, है ना। अब कौन कौन सी रिएक्शन होती है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में कई बार दिया होता है कि एक कंपाउंड है ए, ये क्या ए बना, बी बना, सी बना, ए और बी, ए बी और सी को आप आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बीच में लिख दिया डायजोनियम सॉल्ट, ये हुआ N2 और Cl। अब इससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे और किस तरह होगा देखिए दोस्तों। तो अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को H2O के साथ वार्म करूं तो हमेशा ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। तो पहली ये रिएक्शन है। दूसरी, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को अल्कोहल या फॉस्फोरस एसिड, इन दोनों में से किसी एक के साथ ट्रीट करूं तो डायजोनियम सॉल्ट का N2Cl हट जाएगा और बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को Ki के साथ गर्म करता हूं तो डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को CuCN, ठीक है, और KCN के साथ ट्रीट करता हूं तो डायजोनियम सॉल्ट बना देगा यहां पर साइनोबेंजीन। उसी तरह अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को गर्म करता हूं CuBr या KBr तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, ठीक है दोस्तों। और डायजोनियम सॉल्ट को अगर मैं CuCl और KCl या HCl दोनों में से किसी एक के साथ ट्रीट करता हूं तो यहां पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये तीनों बन रहे। अच्छा, 1, 2 और 3, इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। याद रखें कौन सी? सैंड, YERS, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड यूज होता है, कॉपर यूज होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए, अब अगर मैं इस डायजोनियम सॉल्ट को जो है HbF4 इसके साथ करो ये माइनस, तो यहां पे बन जाएगा ये एक फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर इस फ्लोरोबेंजीन को मैं सोडियम नाइट्राइट और कॉपर इसके साथ अगर ट्रीट करें तो यहां पे मुझे मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को SN प्लस HCl इसके साथ रिडक्शन कर दूं तो डायजोनियम सॉल्ट जो है रिड्यूस होके बना देगा ये एजोबेंजीन, ठीक है। एजोबेंजीन, सॉरी ये गलत हो रहा है मुझे लगता है, एजोबेंजीन ये बना देगा NH2OH, है ना। हाँ, एजोबेंजीन ही बनेगा, नॉट सही, तो याद आ गया एजोबेंजीन, ये बन जाएगा एजोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है डायजोनियम सॉल्ट कई सारे कंपाउंड को बना सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया सबने, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें एक नेम रिएक्शन में आ गई सैंड मेयर, और सैंड मेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपर, और कॉपर किस फॉर्म में? क्यूप्रस क्लोराइड फॉर्म में, ठीक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। एक रिएक्शन है सैंड मेयर, सैंड मेयर में जो होता है क्यूप्रस क्लोराइड होता है, यानी Cu2Cl2, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैंड मेयर। साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन ये सब बनता है। सैंड मेयर के बिल्कुल जैसी है एक रिएक्शन है गॉटरमैन रिएक्शन। गॉटरमैन में रिएक्शन में भी सब कुछ सेम होता है, लेकिन यहां पर जो है CuCl2 की जगह केवल कॉपर पाउडर यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्लिक करना चाहिए, कॉपर पाउडर। तो गॉटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर और सैंड मेयर में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस फॉर्म में, तो कॉपर या क्यूप्रस फॉर्म में होगा या कॉपर सिंगल होगा, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आनी चाहिए, तो वहां पे आप करेक्ट कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब है कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 क्या बोलता है? देखिए दोस्तों, हाँ, कुछ नेम रिएक्शन है ना, नेम रिएक्शन, इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन से। अब नेम रिएक्शन दो मैंने आपको बता दी, सैंड मेयर एंड गॉटरमैन। तीसरी नेम रिएक्शन है यहां पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन,
ये आपने पढ़ी होगी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक अमीन क्लोरोफॉर्म और एक एल्कली, इसके साथ इसको हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एक फॉल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखना, एल्काइल आइसोसाइनाइड, नॉट साइनाइड है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली प्राइमरी अमीन गिव्स दिस रिएक्शन। यानी अगर आपके पास ऑप्शन दिए हो, एक सेकेंडरी अमीन है एक प्राइमरी अमीन है, तो कौन सा रिएक्शन देगा, केवल प्राइमरी अमीन। यानी दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर ओनली प्राइमरी अमीन। तो सेकेंडरी टर्सरी अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका नाम है CCl2 और ये डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है दोस्तों, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस रिएक्शन में यूज होता है। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैंने कहा ना अलग अलग टाइप के अमीन देगा, तो आपको प्राइमरी अमीन का ध्यान रखना है। चलिए वो नोट डाउन कर लीजिए आप। दूसरी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में कई बार कन्वर्जन में पूछा था, एक एमाइड किसकी प्रेजेंस में, Br2 प्लस KOH। ये ध्यान रखना है, ये स्पेशल रिएजेंट है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के लिए। होगा क्या, एक अमाइड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये CO है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, K2CO3 कार्बोनेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये थी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो बीच में ऐसा है, एक तो ये बनता है इंटरमीडिएट, इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखना, ये है साइनेट नॉट साइनाइड। ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड और ये है आइसोसाइनेट। तो ये इस रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। कई बार पूछ भी देते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट इसमें बनता है RCOONHBr, ये भी इंटरमीडिएट बनता है। तो ये दो इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हो गया। तो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में उसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो गैटरमैन हो गया, सैंडवेयर हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हॉफमैन हो गया, हाँ जी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल PHTH थैलामाइड है ना। अब देखिए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या होता है, एक थैलामाइड COCONH। अच्छा, रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो मैं केवल आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे KOH, तो ये OH और H निकल जाएगा और यहाँ पे होगा CO ऐसा चलता रहेगा, N और यहाँ पे आ जाएगा K। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो K और I निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए COCON और यहाँ पर लग जाएगा R। ठीक है, अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एक एल्कली और इसको हीट करेंगे तो ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे। तो एल्कली N के साथ क्या आ जाएगा, H। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक प्राइमरी अमीन। ध्यान रखना, एक प्राइमरी अमीन और साथ में बनता है थैलिक एसिड या थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। कई बार पूछ भी लेता तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो इन सारी रिएक्शन को हम बोलेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात रिएक्शन का पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी गैब्रियल थैलामाइड से हम सेकेंडरी टर्सरी अमीन को नहीं बना सकते, केवल प्राइमरी अमीन ही इस रिएक्शन से बन सकते। तो कई बार क्वेश्चन दिया होता है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में कौन सा अमीन बनता है, तो केवल प्राइमरी अमीन ही बनते हैं। दूसरा,
गैब्रियल थैलामाइड से हम कभी भी एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते हैं, कांट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें रखनी, केवल प्राइमरी अमीन बनते हैं और एरोमेटिक अमीन कभी नहीं बना सकते। उसका रीजन देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इस रिएक्शन में R और I लेते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के साथ अगर I जुड़ा है तो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना आसान होगा, लेकिन अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ I जुड़ा है तो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसी वजह से गैब्रियल थैलामाइड एरोमेटिक अमीन को नहीं बना सकते, यानी एनिलीन इसके थ्रू हम नहीं बना सकते। सिंपल। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। और क्या बनेगा ये सब मैंने आपको बताया। चलिए, तो इसी तरह आपको पढ़ना है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपको साथ में याद रखना है। तो इसलिए मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेम रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब 6 क्या बोल रहा है देखिए, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन। एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एनिलीन का अगर हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं, है ना, डायरेक्ट Br2, और इसके लिए जो है सिंपल एसिटिक एसिड, ठीक। तो एनिलीन जो है इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि वो जो है एक ब्रोमीन ना देके 3 ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा देता है। तो डायरेक्ट अगर करोगे तो आपको ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलेगा बजाय मोनो या डाई के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो NH2 है वो बेंजीन को मैसिव अमाउंट में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस वजह से बेंजीन की एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तो रिएक्शन को जो है मोनो और डाई वाली कंडीशन में रोकना मुश्किल होता है, इसलिए सारे के सारे ब्रोमीन जितनी पोजीशन हो सकती है वहां पर लग जाते हैं। तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है, ठीक। अब कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मोनो ब्रोमो बनाना है तो क्या करोगे? तो हमें क्या करना है कि इस एनिलीन को थोड़ा सा डीएक्टिवेट करना है, और डीएक्टिवेट करने के लिए हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड पहले एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों। तो एनिलीन जो है इस तरह के ग्रुप में चेंज हो जाएगा, इसका नाम है एसिड एनिलाइड, LIDE एनिलाइड, और ये एक तरह का क्या है, एमाइड है। अब हुआ क्या, इस ग्रुप को मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, देखो ये हो गया NH, डबल बॉन्ड O और CH, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर रिजोनेंस की कंडीशन बनेगी, तो जो एनिलीन के लोन पेयर है वो किस तरफ शिफ्ट हुए, इस कार्बन की तरफ, कार्बोनिल कार्बन की तरफ, जिस वजह से यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये इसको लोन पेयर नहीं दे पाएगा, जिस वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि एनिलीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कौन से ग्रुप को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन वो मेथड है जिससे कि एनिलीन की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये बन गया। अब जब इसका हम करेंगे ब्रोमिनेशन, अब इसका करेंगे ब्रोमिनेशन, तो अब क्या होगा, ग्रुप की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है, तो जो है अब केवल एक एनिलीन, एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों ये जो ग्रुप है पूरा की पूरा ऑर्थो और पैराडाइटिंग ग्रुप है, इसलिए ब्रोमीन कहाँ पे लग गया, पैरा पे। और अब जो है इसको आप ट्रीट करोगे वाटर से, ये पूरा के पूरा ग्रुप दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, एक एनिलीन और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ प्लस CH3COOH, ठीक है। तो अब हमें देखो मोनो, इस तरह प्रोसेस करनी पड़ती है। मोनो बनाए तो पहले आप उसको डीएक्टिवेट कीजिए, यानी उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद ब्रोमिनेशन कीजिए, और इस ग्रुप को हटाने के लिए आप H2O और एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों आ गए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन।
नाइट्रेशन, है ना। तो नाइट्रेशन में क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सब लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, दूसरा मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, और तीसरा हमें मिलेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है ये केवल 2% है। ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन कितने परसेंट है, 42% है। ठीक है, तो 42 और 2 44, और बाकी जो बचा कुछ है 56%, ये जो है हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एनिलीन सब जानते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके प्रोडक्ट जो है ऑर्थो और पैरा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेटा है वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन में क्यों बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल ये पैदा होता है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्यों बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको केवल ऑर्थो और पैरा चाहिए तो हमें मेटा को हटाना पड़ेगा। तो क्या तरीका है, तो दो चीजें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि मेटा क्यों बन रहा है, और मेटा अगर हमें नहीं चाहिए, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए इसका जवाब है, देखिए जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि नाइट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड अपने आप में क्या है, एक एसिड है, और एनिलीन अपने आप में क्या है, एक बेस है। तो बेस क्या करेगा, इस एसिड से प्रोटॉन आयन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। कैसे, देखिए तो HNO3, तो H यहां चला गया, तो कुछ एनिलीन के मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके इस तरह एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, और जब बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा इसका मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग। तो जब इन मॉलिक्यूल का आप नाइट्रेशन करोगे तो आपको जो है काफी अमाउंट में मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। तो इसीलिए हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, इस एनिलीनियम आयन का बनना। ठीक, अब हमें एनिलीनियम आयन बनने से रोकना है, तो क्या करेंगे, देखिए चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, एनिलीन का आप करा दो पहले एसिटाइलेशन, जैसा मैंने अभी बताया था। तो एसिटाइलेशन में आप क्या यूज करेंगे, एसिटिक एनहाइड्रेट, तो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NHCOCH3 में। अब इसका आप करो नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन करेंगे हम, तो जो NHCOCH3 है, अब ये वाला ग्रुप जो है एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है केवल एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और अब इसको हम जो है एसिड की मदद से दोबारा से एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनिलीन बन गया और ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट है। अब हमें मेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला जो है एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट थी। तो हाँ, अब इसमें है, कई बार पूछा जाता है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो कई लोगों को तो मालूम हुआ, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। देखिए दोस्तों, जब हम एनिलीन का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, AlCl3 यूज करना पड़ेगा, और AlCl3 अपने आप में एक लेविस एसिड है, और अगेन ये क्या है, एक लेविस बेस है। ठीक है, तो दोबारा से एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इस एल्यूमिनियम आयन को देगा, तो यहां पर जो है एक अडक्ट बन जाएगा NH2AlCl3, और इस पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब दोबारा देखिए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, यानी अब ये वाला ग्रुप नया बन गया, और ये वाला ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है,
और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये फर्दर आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं होने देता है, इसीलिए जो है एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो इस ग्रुप की मदद से, ये आपको ध्यान रखना है, इस ग्रुप के बनने से, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आएंगे, और इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो मेरा मानना है कि आसानी से एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हो गया। हाँ, तो ये एनिलीन का किस्सा समाप्त। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं साइनाइड। साइनाइड की कॉन्सेप्ट नंबर 7 है ना। तो हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि अगर हमने किसी साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं पार्शियल तो हमें क्या मिलेगा, एक एमाइड, और अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं कंप्लीट तो हमें क्या मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पार्शियल का और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। चलिए ये हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करें। देखें, अब हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या आ जाएगा, रिडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 8 नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप। और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साइनाइड ग्रुप अलग अलग टाइप की रिएक्शन देता है। चलिए देखिए, अगर हम साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, सॉरी AlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो साइनाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे एक प्राइमरी अमीन में, क्योंकि इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक प्राइमरी अमीन। तो कई बार पूछा भी जाता है कि साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो कौन सा अमीन बनेगा, तो हमेशा प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं डाइबल, DIBAL, डाइबल H, और डाइबल H के बाद डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इससे थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं, चलो पहले ये करते हैं। तो जो साइनाइड ग्रुप है वो इस तरह के एक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप में। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला काम है, डाइबल का रिडक्शन, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, तो एल्डिहाइड ग्रुप। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर साइनाइड ग्रुप SnCl2 और HCl इनके साथ रिडक्शन होता है और दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सेम रिएक्शन होगी, साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो दो केस में एल्डिहाइड बन रहा है, एक केस में अमीन बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, तो ये भी एक नेम रिएक्शन होगी, कई बार नेम रिएक्शन भी जाता है। तो स्टीफन रिएक्शन से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अच्छा ये हो गया। तो साइनाइड के रिडक्शन आपको समझ में आ गया, साइनाइड का ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और चीज है साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉन्सेप्ट नंबर 9 है विद साइनाइड, है ना। अब देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N और ग्रिग्नार्ड RMgX। ठीक है, ये वाला हिस्सा माइनस, ये वाला हिस्सा प्लस। ठीक है, तो ये इस तरह करेगा तो माइनस इधर आएगा और ये पूरा के पूरा प्लस इस पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप देखिए RC डबल बॉन्ड तो रहेगा और इसके साथ आएगा MgX और ये हो गया R। अब इसका जब हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी RMgX यूज करेंगे तो उसके बाद हाइड्रोलाइसिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, RC डबल बॉन्ड OR, एक कीटोन बनेगा। और ये जो है
Mg जो है एक NH2 को और X ग्रुप को इस तरह से अलग, ठीक। तो अगर Cn के साथ एक मॉलिक्यूल है 1 मोल RMgX यूज हो तो पहले क्या बनेगा, केवल फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कीटोन। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये 2 मोल कर दिया मैंने तो कीटोन दोबारा से RMgX के साथ रिएक्शन करके एक टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। तो ये चीज विशेष तरह से ध्यान रखनी है कि 1 मोल यूज करेंगे साइनाइड के साथ तो कीटोन तक रुकेगा, फाइनल प्रोडक्ट कीटोन होगा, आंसर कीटोन होगा। लेकिन 2 मोल यूज करेंगे तो पहले कीटोन बना, दोबारा से एक RMgX इस कीटोन के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होगा, टर्सरी अल्कोहल में। तो ये इसका इंपॉर्टेंट। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा नोट कीजिए, कंसेप्ट को दिमाग में रखिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाए, देखिए मजा आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर 10, ठीक है दोस्तों। तो 10 में क्या है, ये पूरा हो गया, ये भी हो गया, स्टीफन डाइबल पूरा। हाँ, एक और रिएक्शन है हमारे पास, कंसेप्ट नंबर आइसोसाइनाइड है ना, रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड NCl, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम आइसोसाइनाइड का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, ध्यान रखिए, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक प्राइमरी अमीन। और अगर हम आइसोसाइनाइड का करते हैं रिडक्शन तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक सेकेंडरी अमीन। ये हमेशा ध्यान रखना था। हाइड्रोलाइसिस से जो है प्राइमरी अमीन और रिडक्शन से सेकेंडरी अमीन मिलेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आइसोसाइनाइड का ये आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन से, ठीक है दोस्तों। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, तो ये पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ, इसमें एक और रिएक्शन है, रिएक्शन 11, स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक अमीन यानी प्राइमरी अमीन और प्लस एक बेंजोइल क्लोराइड, तो यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक CONH और यहां पे एक बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल बेंजामाइड, है दोस्तों, एन फिनाइल बेंजामाइड। और ये एक तरह की रिएक्शन है जिसका नाम है स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपने कई बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट स्कॉटन बॉमैन रिएक्शन कौन, तो बेंजोइल क्लोराइड और एनिलीन आपको लेना है। तो ये दोनों स्पेसिफिक है इसके लिए। चलिए कंप्लीट हो गया। तो नेम रिएक्शन से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, तो ये पेज कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी ठीक है, हाँ, सिप्स बेस। सिप्स बेस और कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, सिप्स है, सिप्स रिएजेंट। तो कई बार हम लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, सिप्स बेस भी और सिप्स रिएजेंट भी, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिप्स बेस। देखिए दोस्तों, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसी अमीन से रिएक्शन करता है तो इस तरह रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो होगा क्या, यहां पे एक इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं इमीन, और इसी इमीन को हम बोलते हैं सिप्स बेस, ठीक है। तो सिप्स बेस हमेशा कब बनते हैं, जब कोई प्राइमरी अमीन किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, रिएक्शन करता है तो इमीन बनता है, और इमीन को ही हम क्या बोलते हैं, सिप्स बेस। ये हुआ। दूसरा हम बात करते हैं सिप्स रिएजेंट। देखिए दोस्तों, सिप्स रिएजेंट क्या होता है, सिप्स रिएजेंट एक केमिकल कंपाउंड है जो कि दो केमिकल से मिलकर बनता है, तो वो है रोजा
रोजानिलिन। रोजानिलिन क्या है? एक तरह की डाई है रोजानिलिन, ठीक है, और प्लस सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिप्स रिएजेंट। और ये जो सिप्स रिएजेंट होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन के डिटेक्शन में काम आता है। इनके साथ अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग कलर बनाता है। तो ये वो हमारा सिप्स रिएजेंट, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया पूरा, कॉन्सेप्ट 12। अब है कॉन्सेप्ट नंबर 13। ये पेन कमजोर हो गई। तो सिप्स रिएजेंट आपने जान लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, एक रिएक्शन है यहां पर कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन कई बार पूछ भी लेता है क्या होगा कर्टियस। यहां पे जो है एक, हाँ, RCON3, इसका नाम है एसाइल एजाइड। जहां जहां दोस्तों N3 होता है यूज, वहां पर हम बोलते हैं एजाइल है। ये वाला हिस्सा एसाइल, ये वाला हिस्सा एजाइल, ठीक है। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो यहां से N2 निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा एक RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और उसके बाद जब एल्काइल आइसोसाइनेट का हम करेंगे, हाँ, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो दोस्तों हमें मिल जाएगा यहां पर एक प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो कर्टियस रिएक्शन से हमें प्राइमरी अमीन मिलता है, हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन से हमें प्राइमरी अमीन मिलता है, स्टीफन रिएक्शन से हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। ये तीनों रिएक्शन क्या करेंगे? प्राइमरी अमीन, ठीक। तो ये हुआ एसाइल एजाइड का हीटिंग फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो एसाइल एजाइड हाइड्रोलाइसिस आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस हमें सेकेंडरी अमीन मिलता है, नॉट प्राइमरी अमीन, है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो ये 13 कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझने हैं। चलो, तो एक ये हो गया पूरा, ठीक है। हाँ, डिटेक्शन लास्ट में है। डिटेक्शन ऑफ अमीन्स। अब कौन कौन से अमीन हो सकते हैं? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, एलिफैटिक, एरोमेटिक, ये हो सकते हैं। अब देखो, अमीन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं? देखो दोस्तों, पहला हमारे पास है आइसोडाई टेस्ट, दूसरा हमारे पास है HNO2 टेस्ट, तीसरा हमारे पास है कार्बाइल अमीन टेस्ट, चौथा हमारे पास है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, पांचवा हमारे पास है एजोडाई हो गया, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट जो है अलग अलग टाइप के अमीन को डिटेक्ट करने के काम आते हैं, सेपरेट करने के काम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजोडाई टेस्ट। देखिए दोस्तों, एजोडाई टेस्ट जो है एलिफैटिक एंड, और भी होगा, एंड एरोमेटिक अमीन को सेपरेट करने के काम आते हैं। और कौन सा अमीन? प्राइमरी अमीन, ठीक है। एलिफैटिक अमीन कभी भी एजोडाई टेस्ट नहीं देते, जबकि एरोमेटिक अमीन एजोडाई टेस्ट देते हैं। ये हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास है HNO2 टेस्ट। HNO2 भी जो है एलिफैटिक है ना, और एरोमेटिक को सेपरेट करने के काम आता है। एलिफैटिक HNO2 के साथ जो है N2 निकालेंगे, जबकि एरोमेटिक HNO2 के साथ जो है डाइजोनल सॉल्ट बनाते हैं, तो N2 गैस यहां पर इवॉल्व नहीं होगी। किस केस में? एरोमेटिक की केस में, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन जो है प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी अमीन से अलग करता है, क्योंकि कार्बाइल अमीन इज स्पेशल टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। केवल प्राइमरी अमीन ही कार्बाइल अमीन रिएक्शन शो करेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन नहीं करेंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, ठीक है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, सेकेंडरी अमीन है ना दोस्तों,
ये सेकेंडरी अमीन को टर्सरी और प्राइमरी अमीन से अलग करता है। तो यहाँ पर जो है केवल सेकेंडरी अमीन ये रिएक्शन देंगे और एक येलो कलर का ऑयली लिक्विड बना देंगे। तो ये कौन सी लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन जो मैंने आपको HNO2 गैस रिएक्शन बताई थी वही हुई। और लास्ट में है दोस्तों हिंसबर्ग रेजेंट। अब हिंसबर्ग रेजेंट क्या हुआ? हिंसबर्ग रेजेंट का फॉर्मूला होता है SO2Cl and CH3, ठीक है। तो टोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड या 1 2 3 4 पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रेजेंट। और हिंसबर्ग रेजेंट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को अलग करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये समझ में आ गया पूरा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हिंसबर्ग रेजेंट कई बार पूछा भी जाता है कि हिंसबर्ग रेजेंट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास है, देखिए ये SO2Cl और CH3, इसको हम बोलेंगे हिंसबर्ग रेजेंट। और हिंसबर्ग रेजेंट क्या करेगा? देखिए 3 टाइप के हमारे पास अमीन है। एक है प्राइमरी अमीन, दूसरा है सेकेंडरी अमीन और तीसरा है हमारे पास एक टर्सरी अमीन, ठीक है। अच्छा, हिंसबर्ग रेजेंट कभी भी टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अब होगा क्या? सेकेंडरी अमीन जब हिंसबर्ग रेजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H और Cl रिएक्शन करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। तो हो जाएगा, देखो दोस्तों, SO2 और इधर से CH3, ठीक है। और इसके साथ कैसे करेगा? RNH, है ना, इसके साथ H रहेगा और SO2 और यहां पर ये CH3, इस तरह से होगा। यानी इन दोनों के साथ तो रिएक्शन करेगा लेकिन टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब इंपॉर्टेंट है, अब कई बार पूछा भी जाता है कि हिंसबर्ग रेजेंट के रिएक्शन करने के बाद अगर प्राइमरी अमीन में KOH डालेंगे तो वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। आप देखिए, इसके पास H है और इसके पास OH है, तो ये K इसके साथ लग जाएगा, यानी ये सॉल्युबल होगा। जबकि इसके पास अब कोई H नहीं बचा है, तो जब हम इसमें KOH डालेंगे तो ये कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन KOH डालने के इनसॉल्युबल होंगे, प्राइमरी अमीन सॉल्युबल होंगे। दोनों को हम जो है फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। तो इस मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो ये था पूरा हिंसबर्ग रिएजेंट का। तो आई थिंक दोस्तों इसमें मैंने पूरा आपको करवा दिया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे इस चैप्टर का मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा, पहले आप पूरा NCERT का चैप्टर पढ़िए। अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन लेक्चर मैंने नाइट्रोजन का बना रखा है, पहले वो रिवीजन लेक्चर देखिए। उसके बाद इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए। ये पूरे के पूरे 14 कॉन्सेप्ट है, इनको एक पेज पे लिख दीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप जो है MCQ सॉल्व कीजिए जितने आप कर सकते हैं, जब तक कि आप उस चैप्टर में परफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैंने जो है एक 68 और 67 अच्छी क्वेश्चन की MCQ की एक PDF बनाया है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। और नीचे उसकी एक्सरसाइज भी नीचे उसके आंसर की भी दे रखी है। तो पहले आंसर की नहीं देखने, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर की देखने, उसके बाद ये इवेल्युएट करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसी तरह बार बार जो है गलतियों को कम करते जाना है और उस टॉपिक में परफेक्ट होते जाना है। तो आपकी कमांड तभी बनेगी जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। NCERT की बुक रिवाइज कीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।